हाय दोस्तों, स्टडी के अंदर से में आपका स्वागत है। आरो भाग 2 एनसीईआरटी क्लास 12th करेंगे। पाठ का नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 18 पाठ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन 30 करेंगे और 58 क्वेश्चन कम से कम हम वन लाइनर करेंगे जो कि पूरे पाठ का निचोड़ दिया गया है। तो इसमें स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक के किसे बताया गया है? राम मनोहर को, बाबा साहब को, महात्मा गांधी को, संपूर्णानंद को। तो इसमें भीमराव अंबेडकर को माना गया है। अंबेडकर। प्रश्न 2 है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? इसमें पिता का नाम पूछा है। तो रामदेव, रामजी, रामकिशुन, राधे राम। तो इसमें उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 स्क्रीन पे है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को, धन को, जन विभाजन को, जाति विभाजन को। तो इसमें धन जो है, इसमें देखिए धन को माना गया है। धन विभाजन को बहुत ही श्रम विभाजन को महत्वपूर्ण माना गया। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए हमारे अंदर श्रम होना चाहिए, इसे ही सबसे ज़्यादा कुशल और अच्छा माना गया है। प्रश्न इसमें है, प्रश्न 4 है, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है प्रत्यक्ष है और प्रमुख, इस दोनों को माना गया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का सबसे कारण है। प्रत्यक्ष और प्रमुख मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। मुख्य नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक, कहानी। मुख्य नायक जो है अम्बेडकर जी का अखबार है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था। अब प्रश्न नंबर हम 6 करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, पहला प्रश्न, छठा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? प्रश्न 6 है। तो इसमें इनकी मृत्यु जो है 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो इनका जन्म जो है, इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। इसमें ऑप्शन में पहला है 1956, 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रश्न 7 है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? प्रश्न 7 है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। तो इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 ऑप्शन डी है। इसमें है दिया है कि 14 अप्रैल 1891 में जो इनका महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 8 प्रश्न नंबर 8 है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसमें 8वां प्रश्न जो है दूध और शक्कर की तरह होना चाहिए। दूध और शक्कर, इसमें ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है कि अंबेडकर जी कहते हैं कि भाईचारा ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार दूध में शक्कर मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, उसी तरीके से भाईचारा भी होना चाहिए, यही वास्तविकता है। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अंबेडकर जी की है, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाले भीमराव अंबेडकर हैं, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसमें है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है जाति प्रथा है या फिर श्रम विभाजन है, अणुबम है, दूध पानी है। तो जाति प्रथा, सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वह दूध और पानी को कहा गया है। इसमें देखिए दूध और पानी, सभ्य समाज दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। 11 है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। तो इसमें देखिए 11वां है, सबसे कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। इसमें सी ऑप्शन होगा। तो वह अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चले जाते हैं। प्रश्न 12 है, इसमें प्रश्न 12, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। इसमें है बुद्ध है, कबीर है, ज्योतिबा फुले हैं, इनमें से सभी हैं। तो इनके जो प्रेरक हैं ये लोग सभी हैं। अंबेडकर जी बुद्ध को, कबीर को, ज्योतिबा फुले को सबसे ज़्यादा महत्व मानते हैं और सबसे ज़्यादा उन्हें मानते भी हैं।
उन्हीं को वह स्वीकार करते हैं, महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न 13 है इसमें, जाति प्रथा जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। तो जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण जो लाहौर में हुआ था वो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था, 1936 में हुआ था। प्रश्न अगला है इसमें, प्रश्न 14 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है? तो ये है भाषण है, भाषण, इसमें भाषण दिया गया है। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर सुद्राज। इसमें अगला है, अगला भी दिया है, इनमें सभी। तो इनकी सारी ये रचनाएं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी ही रचनाएं ये सारी हैं। प्रश्न 16 है, प्रश्न 16, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 16 का जो उत्तर होगा ये है कार्यकुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता को ही सबसे ज़्यादा महत्व देता है और श्रम विभाजन का सबसे आवश्यक यह बिंदु है, कार्यकुशल होना चाहिए। प्रश्न 17 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज सुद्राज। तो इसमें प्रश्न 17 का जवाब है सी है, एनिहिलेशन। 17 का जवाब जो है सी नंबर है। अगला 18 प्रश्न है इसमें, स्क्रीन पे 18 है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भाषण हिलेशन ऑफ कास्ट को ललई सिंह यादव ने इसे अनुवाद किया है। प्रश्न 19 है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, दलित में, कायस्थ में। तो इनका जो जन्म हुआ था दलित परिवार में हुआ था। इन्हें बहुत संकटों का सामना भी करना पड़ा। इन्होंने कहा भी था, एक शपथ भी ली थी कि मैं दलितों के लिए कुछ करूँगा और वह मैं एक वकील बनूंगा और बन के एक कानून बनाऊँगा जिससे दलितों के उद्धार के लिए मैं बहुत से कार्य करूँगा। और सच में जो इन्होंने कहा वही करके भी दिखाएं। तो ये दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न 20 है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? सबसे ज़्यादा विडंबना जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में। तो 20 जो प्रश्न है इसमें जातिवाद में सबसे बड़ी समस्या भारत में है जातिवाद। जातिवाद में ही लोगों को वोट दिया जाता है, चाहे भले वो किसी काम का ना हो, चाहे वो समाज के लिए भले ही कुछ नहीं करता हो, लेकिन जात पात समझ के ही लोगों को वोटिंग भी किया जाता है, लोगों को वोट दिया जाता है, नेताओं को चुना जाता है जो हमारे लिए भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है युग में कि सबसे बड़ी समस्या विडंबना जो है जातिवाद है भारत में। प्रश्न 21 है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो इसमें उनकी माता का नाम भीमाबाई था। डी ऑप्शन है, उनकी माता का नाम भीमाबाई था, अंबेडकर की माता का नाम। प्रश्न 22 करेंगे। प्रश्न 22 स्क्रीन पे, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1920 ईस्वी में, 1918 में, 1916 में, 1914 ईस्वी में। तो इसमें प्रश्न नंबर 22 का आंसर है सी, 1916 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। पीएचडी 1916 ईस्वी में। प्रश्न 23 है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं और आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसमें जो 23 का आंसर है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। प्रश्न ए ऑप्शन है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही सबसे बड़ी विडंबना है लेखक कहते हैं। प्रश्न इसमें 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 24 है, इसमें करेंगे, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, जिसमें सभी स्वस्थ हों। लेखक इसमें तो इस 24 का जो ऑप्शन है ये है, ये ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व का भाव हो, वही आदर्श समाज कहा जाएगा। 25 है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों को।
25 प्रश्न नंबर है जो इसमें सी है, सी ऑप्शन है ये जाति प्रथा। लेखक बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जाति, जाति पात को ही, जो जिस जाति का है उसे ऐसा कहा गया है कि वो वैसा ही व्यवसाय अपनाए। तो ये तो गलत है। जात पात से लेना देना नहीं, बल्कि उसके दिमाग से, उसके बुद्धि से, उसके टैलेंट से लेना देना है। ये हमारे समाज, भारत समाज में जाति के आधार पे काम बांट दिए गए हैं। अगर लोहार है तो लोहा का काम करेगा, सोनार है तो सोना का काम करेगा, इसलिए अलग अलग जाति के आधार से बांटा गया है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 26 प्रश्न करेंगे, स्क्रीन पे है 26 प्रश्न। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। तो इसमें प्रश्न 26 का जो उत्तर है भीमराव अम्बेडकर का है। भीमराव अम्बेडकर की बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही फेमस है। मैं एक बार नाम भी बोल देती हूँ। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म डेवलपमेंट, और प्रथम प्रकाशित कृति है। अनटचेबल, हु आर दे, ये भी है। हु आर द सुद्राज भी है, और बुद्ध एंड हिज्म धम्मा भी है। थॉट ऑन लिंग्विस्टिक भी है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये भी है। एवोल्यूशन ऑफ प्रोविशन फाइनेंस, ब्रिटिश इंडिया, और ये सारी रचनाएं उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम करेंगे आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है डैश है, लाभदायक है, हानिकारक है। 27 प्रश्न, 27 प्रश्न का जवाब जो है इसमें बी ऑप्शन होगा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है हानिकारक। आर्थिक पहलू से जो जाति प्रथा है वह हमारे लिए सबसे बड़ी हानिकारक पहलू है, इसका बी ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद हम करेंगे अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 नंबर का करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? मऊ मध्य प्रदेश, गोरखपुर, और उत्तर प्रदेश डुमराव बिहार, दानाकुनी। तो उनका जो जन्म जो हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में। अगला प्रश्न करेंगे हम। प्रश्न अगला है 29 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इसमें प्रश्न जो 29 है इसका जो सी ऑप्शन है, बहिष्कृत भारत को अंबेडकर ने अपनी पत्रिका का संपादन किया। इनकी पत्रिका जो है बहिष्कृत भारत है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, पत्रिका है। 30 प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जी को, जवाहरलाल पंडित को। तो इसमें तो हमें पता है कि अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने संविधान को बनाया है, और सभी जात पात को देखते हुए उन्होंने संविधान को बनाया, जो कि समान रूप से सबको अधिकार मिल सके, सबको अपना जीवन जीने का अधिकार मिल सके। बहुत ही उन्होंने परिश्रम के साथ इसे बनाया है संविधान को। और अन्य प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो हम पढ़ चुके हैं अभी, अम्बेडकर जी हैं। प्राचीन काल में भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा था? तो इसमें 4 वर्गों में बटा था। इसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, और शूद्र है। तो इन वर्गों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न 3 प्रश्न है, बाबा साहेब का आदर्श समाज किस पर आधारित है? स्वतंत्रता पे है, समता पे है, इसमें समता है, और भ्रातृत्व पे है। बाबा साहब का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पे आधारित है। प्रश्न 4 है, बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? तो वह आदर्श समाज की कल्पना करते हैं कि हमारा जो समाज हो, हमारा जो भारत हो, वह आदर्श समाज हो, आदर्श। प्रश्न 5 है, हमारा समाज कैसा होना चाहिए? अम्बेडकर जी कहते हैं हमारा समाज आदर्श होना चाहिए। स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित समाज को अम्बेडकर ने कैसा समाज कहा है? इसमें आगे हैं, हम करेंगे। इसमें क्वेश्चन है, सभ्य एवं आदर्श समाज कहा है, कैसा कहा है? सभ्य एवं आदर्श समाज उन्होंने कहा है। प्रश्न 7 है, सभ्य एवं आदर्श समाज। इसके बाद है इसमें छठा 7वां, जातिवाद के समर्थकों द्वारा क्या तर्क दिया जाता है? आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए कार्य जो है वह कार्य का बंटवारा करना आवश्यक है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। तो इसमें दिया है कि जाति प्रथा समर्थकों द्वारा क्या तर्क दिया गया? तो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, और आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता होना चाहिए, कार्य कुशलता के आधार पे ही बंटवारा होना चाहिए, उसे काम मिलना चाहिए, न कि जाति के आधार पे। जाति के आधार पे अगर ऐसा होता है, कार्य मिलता है, तो यह अन्याय है। प्रश्न 8 करेंगे हम। इसमें जातिवाद के समर्थकों ने क्या तर्क दिया है?
जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप माना जाता है। प्रश्न 9 है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू क्या है? व्यक्ति को उसकी पसंद का पेशा चुनने की आज़ादी। जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू है कि व्यक्ति को अपने हिसाब से ही उसे पेशा चुनने की अनुमति, चुनने की आज़ादी न देना। मतलब अगर वो किसी भी जाति का है, अगर वो चाहता है कि नहीं मैं अपने हिसाब से उस काम को करूं, तो उसको काम को करने नहीं दिया जाता है, उसके आधार पे उसे रोका जाता है। 9 है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू है व्यक्ति को उसके पसंद का पेशा चुनने की आज़ादी न देना। उसे आज़ादी नहीं दी जाती है, वो जो चाहे वो नहीं कर सकता। ये जाति का सबसे बड़ा मुख्य जो है हानिकारक कारण है। 10 है, लेखक के अनुसार श्रम विभाजन जाति के आधार पर न होकर किस आधार पर होना चाहिए? इसमें है जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के योग्यता पे, कुशलता पे होना चाहिए, उसकी निपुणता पे होना चाहिए। अगर व्यक्ति कुशल है, योग्य है, निपुण है, तो उसके आधार पे उसे काम देना चाहिए, न कि जाति के आधार पे उसके गुणों को दबाया जाए और उसे जाति के आधार पे ही काम दिया जाए। यह बिल्कुल गलत है। इसीलिए श्रम विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कुशल व्यक्ति है, निपुण है, उसे ही योग्य है, उसे उसके कार्य के लिए चुनने का अधिकार देना चाहिए। 11, जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस प्रकार का है और अस्वाभाविक है? अस्वाभाविक। प्रश्न 12 है, जाति प्रथा श्रम विभाजन काम का बंटवारा के साथ साथ क्या करती है? इसमें है श्रमिक विभाजन लोगों का बंटवारा करती है। श्रमिक विभाजन जो है लोगों का बंटवारा करती है। ध्यान दीजिए, श्रमिक विभाजन लोगों का बंटवारा करती है। इसमें है, अगला क्वेश्चन है 13 है, जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए सब किससे बांध देती है? अपने पैतृक व्यवसाय से या एक ही व्यवसाय से? जाति प्रथा की वजह से व्यक्ति एक ही पैतृक व्यवसाय में बटा रहता है। अगर नाई है तो बाल जिंदगी भर बाल ही काटेगा, ऐसा है। अगर वह कोई मौर्य है तो वह सब्जी बेचेगा। अगर कोई वह सोनार है तो सोने का ही करेगा काम। लोहार है तो लोहे का, कुम्हार है तो कुम्भकार करेगा। यही सबसे बड़ी समस्या थी, उसकी योग्यता को नहीं देखा जाता था, सबसे बड़ी कारण। प्रश्न 14 है, जाति प्रथा के तहत व्यक्ति को कौन सा पेशा जबरदस्ती अपनाना ही पड़ता है? पैतृक पेशा पहले के ज़माने में जबरदस्ती दिया जाता था और वही करना पड़ता था, व्यक्ति दूसरा कर ही नहीं पाता था, ऐसा था हमारे समाज में। अगला है, अंबेडकर के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देता है? पैतृक पेशा। ऐसा कहा गया है कि हिंदू समाज में अगर कोई जन्म लिया है तो पैतृक पेशा अपने पिता दादा का जो व्यवसाय है उसे ही करने की अनुमति देता है। सबसे बड़ी समस्या थी। प्रश्न 16 है, लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का क्या कारण बताया? जाति प्रथा की वजह से ही लोगों में भुखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, क्योंकि जात के आधार पे काम बांटे जाते हैं और उस काम के आधार पे उन्हें पैसे उतना नहीं मिलते हैं, इसीलिए भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है। लेकिन अब आधुनिक समाज में वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अपने मन से, अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार अपने मन से कोई भी जात पात नहीं देखता है। जिस चीज़ में वह कुशल है वही व्यवसाय वह कर सकता है। 17 है, जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? ऊंच नीच का भेदभाव। जाति प्रथा की वजह से ऊंच नीच का भेदभाव पैदा होता है, लोगों में ये सारे भेदभाव आते हैं। प्रश्न 18 है, जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति की निजी क्षमता, रुचि, कार्यकुशलता का विचार किए बिना मनुष्य का पेशा किस प्रकार उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार होता है? इसमें दिया है, देखिए प्रश्न 18 है, 18 का करेंगे हम लोग। इसमें 18 प्रश्न में दिया है कि जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति की निजी क्षमता, रुचि, कार्यकुशलता का विचार किए बिना मनुष्य का पेशा किस प्रकार निर्धारित होता है? तो मनुष्य का जो पेशा होता है उसके सीधा उसके पिता का जो पेशा है उसी को ही अपनाया जाता है। सबसे बड़ी समस्या है, माता पिता का जो व्यवसाय है उसे ही अपनाने के लिए उन्हें कहा जाता है। 19 है, लेखक समाज के सभी सदस्यों को कौन सा अवसर प्रदान करने के पक्ष में है? हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करता है। इसमें अंबेडकर जी कहते हैं कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर दिया जाएगा, इक्वल अवसर दिया जाएगा, किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो जिस चीज़ में कुशल है,
परफेक्ट है, वह काम चुन सकता है, कर सकता है। कोई जात पात का भेदभाव बंधन नहीं है, उसे जरूरी नहीं है कि पैतृक व्यवसाय ही अपनाया जाए। ये सारे संविधान के अनुसार ये सारे बदलाव किए गए हैं, जिससे सभी जाति को, चाहे वह निम्न कास्ट का हो चाहे उच्च कास्ट का हो, समानता का सबको अधिकार मिला है अम्बेडकर जी की वजह से। लेखक के अनुसार समाज की कार्यकुशलता किस प्रकार बढ़ती जा सकती है? सबको समान अवसर देकर हमारे समाज की जो कार्यकुशलता है, हमारे समाज को ऊंचाइयां दी जा सकती है समान अवसर देकर। प्रश्न 21 है, लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण से किसकी तुलना की है? भाईचारे। जिस प्रकार से दूध में पानी मिल जाता है, उसका पता नहीं चलता है, उसी प्रकार से भाईचारा भी होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए। चाहे किसी भी जात धर्म का हो, सब मिलजुल के भाईचारा से रहना चाहिए। 22 है, अम्बेडकर ने भाईचारे को वास्तविक रूप से किस मिश्रण की तरह माना है? तो वह कहते हैं कि दूध और पानी का मिश्रण की तरह वह मानते हैं। जैसे दूध में पानी मिल जाता है, वैसे ही भाईचारा भी होना चाहिए। 23 प्रश्न है, कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूत करना क्या कहलाता है? तो इसमें दिया है प्रश्न, हम अगला करेंगे। 23 नंबर का है, एक अगला क्वेश्चन है इसमें 23, मजबूत करना क्या कहलाता है? गुलामी या फिर दास्तां। अगर हम देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि कुछ व्यक्तियों के दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित अगर व्यवहार या कर्तव्यों का पालन करना ही ये क्या है? एक दास्तां है, एक गुलामी है। इसलिए हमें ऐसा नहीं कि कोई चीज़ निर्धारित कर दिया जाए उसी को हमें लेकर पालन करना, ये तो एक तरीके से दास्तां है, गुलामी है। अगला है प्रश्न 24 है, लेखक के अनुसार मनुष्य किन 3 बातों पर समान नहीं होते हैं? शारीरिक, वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार। ये सारे जो है इसमें इसका दिया गया है कि शारीरिक, वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार व मनुष्य के अपने प्रयत्न, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है कि ये मनुष्य की 3 बातें जो है समान नहीं होती है। एक तो शारीरिक और एक वंश परंपरा, एक सामाजिक उत्तराधिकार, ये प्रयत्न जो है ये समान नहीं होते हैं। 25 प्रश्न है, कौन सा धर्म व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार पैतृक काम अपनाने को मजबूर करता है? तो इसमें है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि आपके पिता का जो व्यवसाय है वही आने वाली पीढ़ी उसी व्यवसाय को लेकर चलती रहती है। सबसे बड़ी समस्या हिंदू धर्म में पाई जाती है। 26, किस देश की जाति प्रथा समाज में भेदभाव पैदा करती है? तो भारत की जाति प्रथा जो है सबसे बड़ा भेदभाव का कारण है। आज भी समाज में लोग वोट दे रहे हैं तो जात पात को मान कर दे रहे हैं, यही हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। हमें जात पात नहीं देखना है, बल्कि हमें तो उस जो भी हमारे देश का मुखिया है, प्रधानमंत्री है, वो कुशल होना चाहिए, समाज के लिए कार्यकर्ता होना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ गलत हो रहा है, सब जात पात के चक्कर में ये सब हो रहा है। इसमें 27 प्रश्न है, लेखक ने आदर्श समाज में कितने तत्वों की चर्चा की है? तो लेखक आदर्श समाज में 3 तत्वों की चर्चा की है। 28 है, मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर करती है? तो मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है, समाज में तत्व भी 3 है। अगला है 29, आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ किन्हें प्राप्त होता है? समाज के सभी लोगों को। अगर कुछ भी परिवर्तन हो रहा है तो समाज के सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता है। 30 है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें मानव मात्र के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? एक समान व्यवहार रखना चाहिए, हमें समानता का व्यवहार रखना चाहिए। जाति है, धर्म है, संप्रदाय, इससे ऊपर उठकर सबके लिए समान व्यवहार रखना चाहिए। 31 है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? यह लोगों को एक ही पेशे में बांध रखता है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा कारण हमें हमारे जाति के हिसाब से, हमारे पितृ के व्यवसाय से, पिता के दादा के व्यवसाय से हमें बांध देता है और हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता है। 32 है, लेखक के अनुसार दास्ता का संबंध किससे नहीं है? कानून से नहीं है। अगर कानून है तो वहाँ दास्ता नहीं है। हम मजबूर नहीं हो सकते हैं, हम अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं, इसीलिए कानून का होना अनिवार्य है। 33 है, आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम कैसा है? आर्थिक विकास के लिए जाति जो है सबसे खतरनाक, सबसे हानिकारक परिणाम हो सकता है, जाति प्रथा।
34 है, श्रम के परंपरागत तरीकों में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? आधुनिक तकनीकी के कारण परिवर्तन हो रहा है। 35 है, किस पेशे से जुड़ा व्यक्ति देश की बड़ी जनसंख्या के संपर्क में रहता है? राजनीति से। 36 है, भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा किसको बढ़ावा दे रही है? तो हमारे जो देश में बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा किसको बढ़ावा दे रही है? तो जाति प्रथा जो है बेरोजगारी को ही बढ़ावा देती है। इसीलिए हमें जाति प्रथा के आधार पे कार्य को नहीं चुनना चाहिए, बल्कि हमें तो अपनी योग्यता के अनुसार ही किसी भी कार्य को चुनने की अनुमति होनी चाहिए। योग्यता के हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे उत्तम और सबसे अच्छा परिणाम इसका हो सकता है। इसमें 37 प्रश्न है, 37 नंबर है। लेखक के अनुसार आज भी समाज में इसके पोषकों या संरक्षकों की कमी नहीं है। तो जातिवाद में आज भी पोषकों की कमी और संरक्षकों की कमी नहीं, आज भी जातिवाद वैसे ही है। 38 है, कौन सा समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? आधुनिक व शिक्षित समाज जो है हमारे कार्यकुशलता के लिए सबसे अच्छा मानता है। समाज आधुनिक होना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए और समानता का अधिकार होना चाहिए। अगर समानता का अधिकार है तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती है। हर इंसान को समान अधिकार, समान विचार होने चाहिए, जिसके हिसाब से वो अपने कार्य को कुशलता से कर सकता है। अगला प्रश्न है इसमें 39 है, श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए? व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि, कार्य क्षमता पर। तो हमें श्रम विभाजन ऐसा होना चाहिए कि हमें जो पसंद है वही करें, हमारे लिए जो सही है, हम जिसमें परफेक्ट हैं, जिसमें हम कुशल हैं, हम वही कार्य चुन सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। सबको छूट मिलनी चाहिए हर कार्य को करने के लिए, ऐसा नहीं कि जात में उसके व्यवसाय को बांध दिया जाए। 40 प्रश्न है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस पर निर्भर नहीं रहता? मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। श्रम विभाजन का मतलब है वह जाति पर बंधा हुआ नहीं होता है, बल्कि मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। मेरी जो इच्छा करेगी मैं वही व्यवसाय, वही रोजगार, वही नौकरी कर सकता हूँ। 41 है, श्रम विभाजन में मनुष्य किस भावना का कोई महत्व नहीं रहता है? व्यक्तिगत भावना का श्रम विभाजन में व्यक्तिगत भावना का महत्व नहीं रहता। 42 है, जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता तब व्यक्ति को क्या प्राप्त नहीं होती? कार्यकुशलता प्राप्त नहीं होती। अगर व्यक्ति दिल से और दिमाग से काम कर ही नहीं रहा है तो उसे कार्यकुशलता प्राप्त नहीं हो सकती है, उसे कार्यकुशलता और आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। अगर वह दिल से दिमाग से काम नहीं कर रहा है तो उसे कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, कभी कुशलता, कभी उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त ही नहीं हो सकती है। इसीलिए जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर दिल से दिमाग से करते हैं, उसमें हमें सफलता भी मिलती है और आत्मा को संतुष्टि भी मिलती है। 43 प्रश्न है, जाति प्रथा किस पहलू के लिए हानिकारक है? जाति प्रथा जो है आर्थिक पहलू के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जाति प्रथा के हिसाब से हम कभी भी अपनी आर्थिक और अपने आप को अच्छा या फिर व्यवसायी या फिर धनी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए इससे हटकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। 44 है, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उसे क्या बना देता है? उसे निष्क्रिय बना देता है। अगर हम जाति प्रथा के हिसाब से अपनी रुचि, अपने व्यवसाय को दबाकर हम अपने पैतृक व्यवसाय को लेकर चलते हैं तो ये हमारे लिए सबसे खतरनाक हो सकता है। तो जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक रुचि, आत्मशक्ति को दबाकर उसे निष्क्रिय बना देता है। 45 प्रश्न है, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा किससे युक्त है? गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा जो है गंभीर दोषों से वो पीड़ित है। अगला है 46, मनुष्य को अपनी कार्यकुशलता व दक्षता दिखाने के लिए क्या प्रदान करना है? स्वतंत्रता। उसे क्या प्रदान करना है? स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी हैं। हाँ, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा किससे युक्त है? गंभीर दोषों से युक्त है। इसमें है अगला प्रश्न है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 46,
मनुष्य को अपनी कार्यकुशलता व दक्षता दिखाने के लिए क्या प्रदान करना आवश्यक है? स्वतंत्रता। अगर अपनी कार्यकुशलता दिखाना है, दक्ष बनना है, परफेक्ट बनना है तो स्वतंत्रता दिखानी होगी। 47 है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए क्या देना सर्वदा उचित है? प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर हमें अपनी क्षमता का विकास करना है, डेवलप करना है तो हमें प्रोत्साहन देना ही पड़ेगा। प्रश्न 48 है, समाज में क्या होनी चाहिए? समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। अगर गतिशीलता है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। 39 है, किस जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध हैं? सामाजिक जीवन में। सामाजिक जीवन में हमें अनेक साधन और अवसर उपलब्ध है। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा है? समता। फ्रांसीसी नारा में जो सबसे विवाद का कारण अगर है तो वो क्या है? समता है। समता को सबसे ज़्यादा विवाद का कारण बताया गया है, समता। अगला प्रश्न है इसमें, फ्रांसीसी क्रांति के नारे में विवाद का सबसे बड़ा विषय है समता। अगला है, समाज के सदस्यों को आरंभ से ही क्या उपलब्ध कराना चाहिए? समान अवसर, समान व्यवहार। समाज के सभी सदस्यों को शुरू से ही समान अवसर देना चाहिए, इक्वल अवसर देना चाहिए और सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा अम्बेडकर जी का बहुत ही बड़ा उनका एक संदेश था लोगों के लिए। 52, समाज को किस दृष्टि से दो वर्गों और श्रेणियों में बांटना अनुचित है? मानवता के दृष्टिकोण से। इसमें दिया है मानवता की दृष्टिकोण से। अगला है 53, समता राजनीति के व्यवहार की एकमात्र क्या है? एकमात्र समता कसौटी है, कसौटी। 54 है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक समाज जो है श्रम विभाजन को महत्व मानता है, क्योंकि हमारे संविधान में सभी को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं, चाहे वह निम्न जाति का है चाहे उच्च जाति का है, सभी को श्रम विभाजन के लिए छूट दी गई है। कोई भी अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से कार्य अगर किसी भी कार्य में वो सक्षम है, कुशल है, तो अपनी मर्जी से किसी भी व्यवसाय को वह चुन सकता है। इसलिए श्रम विभाजन को ही आधुनिक सभ्य समाज का सबसे कुशल और आवश्यक माना गया है। इसके बाद है इसमें प्रश्न 55 है, पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण बनी हुई है। तो इसमें दिया गया है कि देखिए, अगला है बेरोजगारी और भुखमरी। बेरोजगारी और भुखमरी का सबसे बड़ा कारण इसमें कहा गया है। तो इसमें 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें है कि इसमें पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका प्रमुख कारण है? प्रत्यक्ष कारण बनी है। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा, बेरोजगारी और गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। अगला है 56, जाति प्रथा समाज में किन समस्याओं को जन्म देती है? बेरोजगारी और भुखमरी को जन्म देती है जाति प्रथा। इसीलिए जाति प्रथा के आधार पर व्यवसाय नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को इक्वल समान अवसर देना चाहिए, अपनी कार्यकुशलता के हिसाब से अपने व्यवसाय को चुन सकें। 57 है, लेखक के अनुसार क्या काल्पनिक जगत की वस्तु है? समानता, समता जो है, यह कहते हैं लेखक कि यह काल्पनिक है। यह जगत में सबके लिए समानता है, समता है, यह सबको इक्वल समान अवसर देने का यह अवसर देना चाहिए। 58 है, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का क्या नाम है? आदान प्रदान का क्या नाम है? तो लोकतंत्र है। इसमें आदान प्रदान का सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है? लोकतंत्र को कहा गया है। इसमें प्रश्न जो है लास्ट वाला है, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का क्या नाम है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है सभी समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी जाति के लिए, सभी रीति के लिए लोकतंत्र जो है समान रूप से अवसर देता है, सभी को समान अवसर देता है। और इसमें ये भी कहा गया कि पेशा जो है परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। इसके लिए हमें प्रत्यक्ष कारण होता है बेरोजगारी और भुखमरी। अगर हमें समान रूप से अवसर नहीं मिलेगा व्यवसाय करने का तो हमारे हिंदुस्तान में बेरोजगारी फैलेगी ही फैलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अम्बेडकर इसी पार्ट में अम्बेडकर जी की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पंक्ति है जो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है।
ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति हैं जो कि इस पाठ में दी गई है। तो मानव मुक्ति के पूर्वाद बाबा साहब अम्बेडकर जो है बहुत ही प्रसिद्ध थे। प्राथमिक शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से ही उच्च शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका वह जाते हैं और बहुत से धार्मिक, पौराणिक, इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद सभी चीज़ें ये अर्जित करते हैं और अछूतों और स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष करते हैं। स्त्रियों को, मजदूरों को और अछूतों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं और उन्हें वह संघर्ष दिला के भी रहते हैं। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी एक चीज़ है, वो कहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को हमेशा के लिए मैं ख़त्म करूंगा, ऐसा उन्होंने प्रण लिया था। और उनके जो 3 प्रेरक व्यक्ति जो थे, सबसे ज़्यादा जिन्हें मानते थे, जिनका रचनात्मकता उनके लिए बहुत ही मुख्य थी, वह थे बुद्ध और कबीर और ज्योतिराव फूले थे। इन्हें वो सबसे ज़्यादा वह मानते थे, मुख्य जो प्रेरक व्यक्ति थे इनको महत्व ये देते थे। इसके बाद है, इनमें काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो कि इनकी बातें बताने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी मैं काफ़ी विस्तार से पाठ को बताई हूँ। और इस पाठ में अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी में रूपांतरित किया था। और भेदभाव उच्छेद प्रकरणों के तौर पर भाषण जाति पाति तोड़कर लाहौर में वार्षिक सम्मेलन 1936 की अध्यक्षता में भाषण उन्होंने दिया था। तो वह भारत को आदर्श समाज बनाना चाहते थे जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, ये अनिवार्य हो। तो हमारा जो ये पूरे पाठ का जो एकदम महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन 30 और 1 लाइनर 58 क्वेश्चन जो थे वो पूरा हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये KVS के लिए, KVS एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है।